Hello everyone, this is Mohammad Sadiq from Fathom Academy. Welcome to our channel. आज हम आपके साथ सितंबर 2020 में जो IIT-JEE मेन के पेपर हुए हैं वो हम उसका डिटेल सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे. So let's begin with the first question. This is our first question. It says a spherical mirror is obtained as shown in the figure from a hollow glass sphere. If an object is positioned in front of the mirror, what will be the nature and magnification of the image of the object? ठीक, सो हमें इस तरह का एक हॉलो ग्लास स्फीयर दिया हुआ है और उसका हमने ये वाला पार्ट पॉलिश कर रखा है. सो ये एक कॉनकेव मिरर की तरह से काम करेगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है. हमें बताना है एंड यू कैन सी ऑप्शंस जो हैं उसमें एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं बतानी है, उसका जो नेचर होगा वो और मैग्निफिकेशन कैसा होगा ये हमें बताना है. ओके, सो ये मार्किंग्स दी हुई हैं हमें इस तरह से. सो वी कैन सी कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है पोल से वो 12 सेंटीमीटर है और ये स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर 8 पर है. दैट मीन्स इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है. ठीक, एंड मिरर्स के केस में वी नो कि जो फोकस है दैट फोकस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो यहाँ पर फोकल लेंथ जो हो जाएगी मिरर की दैट इज 4 सेंटीमीटर. ठीक, अब हमें यहाँ पर सिर्फ उसका नेचर बताना है. तो जो रे डायग्राम हम करते हैं रे ऑप्टिक्स में वहाँ से ही हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा सी के बियॉन्ड रखा हुआ है. जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड होता है तो इमेज फोकस और सी के बीच में फॉर्म होती है. और कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उससे कम इमेज की साइज़ होती है. तो सिर्फ अगर उतनी इन्फॉर्मेशन से हम करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा. बिल्कुल सही हम इसका आंसर दे सकते हैं. ऑब्जेक्ट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, इसलिए इमेज जो होगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनेगी. अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं सो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. फोकल ओके, सो वी कैन सी फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ये 10 है, बिटवीन 8 एंड 12. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर and then using mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. So 1 upon v and u is -10, so this is -1 upon 10 is equal to focal length भी यहाँ पर नेगेटिव में है, लेफ्ट में है, so this is -1 upon 4. So 1 upon v is equal to 1 upon 10 minus 1 upon 4 and यहाँ पर ये LCM हो जाएगा 20. So this is 2 minus 5. So finally this is 3 by 20 or v is equal to -20 by 3 सेंटीमीटर. ठीक, सो अब यहाँ से हम इसका जो मैग्निफिकेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पर v की जो पोजीशन आ रही है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज जो है वो इसी साइड में बन रही है और इस साइड में बन रही है, इसका मतलब जो इमेज है वो रियल है, लाइट रेज रियली मीट कर रही हैं. एंड अब यहाँ पर अगर हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें सो मैग्निफिकेशन इज -v अपॉन u ये होता है. सो -v इज -20 by 3 एंड डिवाइडेड बाय u which is -10. सो इस तरह से लिख लें यहाँ पर अलग से इसको. सो फाइनली ये माइनस माइनस प्लस, सो फाइनली माइनस आएगा, दैट इज -2 by 3. मैग्निफिकेशन इस तरह से आ रहा है. सो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है. मैग्निफिकेशन हमारा यहाँ पर नेगेटिव है और मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो वैल्यू है वो <1 है. सो वैल्यू अगर <1 है इसका मतलब इमेज हाइट में ऑब्जेक्ट से छोटी है और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब होता है कि वो रियल इमेज है. ओके, सॉरी दैट इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है. ओके, हम यहाँ से इसका रे डायग्राम भी देख सकते हैं. रे डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो एक रे यहाँ से ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी इस तरह से. एंड दूसरी रे यहाँ पर लें सो इसको हम फोकस से ले सकते हैं, ये फोकस से पास हुई एंड फोकस से पास होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. सो यू कैन सी
जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर कहीं बनेगी, ये इन्वर्टेड इमेज है, ओके, एंड दिस इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सो इसमें जो हमारा आंसर होगा, द बेस्ट सुटेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इन्वर्टेड, रियल, एंड यहाँ पर वर्ड यूज किया है डिमिनिश्ड की जगह अनमैग्नीफाइड, ओके। सो दिस इज आवर आंसर, रियल, इन्वर्टेड एंड unmagnified. Let's move to the next question. Okay, so the next question is, a particle of mass m with an initial velocity ui collides perfectly elastically with the mass 3m at rest. Okay, it moves with the velocity vj cap after collision. Then v is given by. Okay, so यहाँ पर हमें एक मास दिया हुआ है स्मॉल m, ये u स्पीड से x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दूसरा मास 3m रेस्ट पे रखा हुआ है, ये इसके साथ इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, एंड कोलिजन के बाद स्मॉल m y एक्सिस की डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर हमें इसी v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो 3m, सपोज 3m v डैश स्पीड से कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ से हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो ऑफ कोर्स हमें क्वेश्चन v की वैल्यू u के टर्म में यहाँ पर निकालनी है, ओके। सो अब हम यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, दिस इज इलास्टिक कोलिजन, सो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हाट कैन वी राइट, फ्रॉम कंजर्वेशन of momentum we will write mu I cap, ये रेस्ट पर है, इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये दिस इज आवर इनिशियल मोमेंटम, एंड देन फाइनल मोमेंटम विल बी m v j cap प्लस 3m, एंड ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, सो वेक्टर v डैश ऐसे हो जाएगा। सो अब यहाँ से हम देख सकते हैं m ये सब कैंसिल हो जाएगा, और v डैश वेक्टर यहाँ से जो आएगा दैट विल बी, सो वेक्टर v डैश विल बी ui कैप माइनस vj कैप एंड होल डिवाइडेड बाय 3। दिस इज अवर v डैश वेक्टर, इसकी जो वेलोसिटी होगी वेक्टर फॉर्म में वो u और v के टर्म में इस तरह से है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, magnitude of v dash, so it would become 1/3 and under root u square plus v square, ये हो जाएगा, ओके। सो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ लेट्स अप्लाई फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, so kinetic energy before collision half m u square, इसकी 0 हो जाएगी, एंड फाइनली हाफ m v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, सो उसमें वेक्टर देखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस हाफ एंड 3m, इसको यहाँ लिख लेते हैं, प्लस हाफ एंड मास इज 3m एंड v डैश स्क्वायर, ओके। दिस इज आवर v डैश, इसका स्क्वायर करेंगे, so it would become 1/9 and u square plus v square, ये हो जाएगा, ओके। सो यहाँ से हम ये सारे हाफ जो कोफिशिएंट्स हैं इसको कैंसिल कर सकते हैं, स्मॉल m भी ये सारा कैंसिल हो जाएगा, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ यहाँ पर ये बचा हमारा v स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 3 3 is 9, so this is u square plus v square upon 3, and left hand side में we have u square, okay। now इसको अगर हम LCM लेके सॉल्व करें, so this is 3v square plus v square is 4v square and plus u square, और ये पूरा होल डिवाइडेड बाय 3 होगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर हो जाएगा, that is equal to 3u square, okay। so u square इधर आ गया, that is 4v square is equal to 2u square, और v square is equal to u square by 2, और v is equal to
u ओवर √2, प्लस माइनस होगा, बट यहाँ पे जो वैल्यू है v की दैट इज़ u अपॉन √2। सो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग द ऑप्शन 4th is correct. Okay, now let's move to the next question. Okay, so the next question is, a beam of proton with speed 4 into 10 raised to the power 5 meter per second enters a uniform magnetic field 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field. Okay, so इस तरह से कोई ये magnetic field है और उससे 60 डिग्री एंगल पर a beam of proton. Okay, so यहाँ पर ये जो स्पीड है प्रोटॉन्स की दैट इज़ 4 into 10 raised to the power 5 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से वो फील्ड में एंटर हो रहा है और यहाँ पर फील्ड के साथ जो एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री ये दे रखा है, और जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 0.3 टेस्ला है। ओके, देन यहाँ पर दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, द पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिकल पाथ ऑफ द प्रोटॉन्स इज क्लोज टू। ओके, सो हमें मालूम है कि इस तरह से जब प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जहाँ पर वो फील्ड से 0 एंड 90 के अलावा कोई और एंगल बना रहा होता है, तो उस टाइम पर वो फील्ड में सर्कल में भी मूव करता है, और जो सर्कल होता है वो आगे फील्ड की डायरेक्शन में एडवांस भी होता है। एक कंपोनेंट जो होगा वो उसको फील्ड की डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड मूव कराएगा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वो उसको सर्कल में रिवॉल्व कराएगा। सो जो रिजल्टिंग पाथ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। ओके, सो एक रोटेशन में वो फील्ड के अलोंग कितना मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पिच लेंथ। ओके, सो यहाँ पर यही हमें पिच लेंथ कितनी है वो कैलकुलेट करना है। सो अब ये जो पिच है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 रोटेशन है। सो पिच विल बी इक्वल टू v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक, एंड टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन is equal to 2 pi m upon QB, ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ पुट करना है। v हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 into 10 raised to the power 5, cos 60 degree is half, and then 2 pi, mass of proton is 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg, divided by this is charge of the proton which is 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and then magnetic field is 0.3 Tesla. ठीक, अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं दे आर 12 सेंटीमीटर, 4, 5 एंड 2 सेंटीमीटर। ओके, सो ये ऑप्शंस बहुत क्लोज नहीं है। सो अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज नहीं है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये 1.67 और 1.6 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर्स हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। पाई इज़ 3.14, और यहाँ पर अगर एक पावर हम -20 कर दें तो ये 3 हो जाएगा। सो 3 एंड 3.14 दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज, तो उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स बचेंगे 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, सो हमारे पास जो नंबर बचेगा दैट इज़ ओनली 4। ओके, एंड देन जो पावर्स हैं उसको हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा। इसको हमने -20 किया है, ये ऊपर जाके +20 हो जाएगा, +20 एंड 5 इज़ 25, एंड देन -27 इज़ -2। Okay, so the final answer is 4 into 10 raised to the power -2 meter, और अगर सेंटीमीटर में करेंगे so this is 4 सेंटीमीटर। so इस तरह से ऑप्शंस जो कि दूर दूर दिए हुए थे, तो एंड ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर एक्चुअली दिया भी है, so the second option is correct, pitch length is 4 centimeter. Okay, now next question. Okay, next question is, consider 4 conducting materials copper, tungsten, mercury and aluminium with resistivity. So यहाँ पर कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं रो सी, एंड टंगस्टन रो टी, एंड मर्करी रो एम,
एंड एल्यूमिनियम रो ए। इस तरह से ये रेजिस्टिविटीज़ हैं, इनका ऑर्डर हमें सेट करना है। सो ये बिल्कुल एकदम फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें एक इस तरह का ये टेबल दिया हुआ है, ठीक। सो इसी टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर एक्चुअल नंबर्स नहीं देखना है बट उसका ऑर्डर समझना है। ओके, सो यू कैन सी कि जो कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। ओके, सो एक्चुअली वैसे सिल्वर होता है बट रेजिस्टिविटी सबसे कम है। यहाँ पर जो दिए हुए हैं मटेरियल्स उसमें कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, एंड देन उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है, और नीचे यू कैन सी मरकरी जो है उसका 98 है रेजिस्टिविटी। सो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर सेट करें तो रेजिस्टिविटी सबसे कम जो होगी वो कॉपर की होगी। इस टेबल के अकॉर्डिंग कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, एंड देन एल्यूमिनियम, एंड देन फिर टंगस्टन, एंड सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इन चारों में मरकरी की है, ठीक। सो अब हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें 4 ऑप्शंस यहाँ पर हैं। इसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। एल्यूमिनियम इज़ ग्रेटर दैन टंगस्टन इज़ ग्रेटर दैन कॉपर, ठीक है। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी जो है वो कॉपर से ज़्यादा दे रखी है, सो ये नहीं सही हुआ। दूसरा ऑप्शन जो हमारा है दैट इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज़ ग्रेटर दैन। सो यहाँ पर अब ये भी उल्टा हो गया, कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम से कम होती है। थर्ड ऑप्शन इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ ग्रेटर दैन रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी, ये भी गलत हो गया है। मरकरी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। फोर्थ ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो है रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज़ ग्रेटर दैन resistivity of aluminium which is greater than resistivity of copper. Okay, this is correct. Aluminium की resistivity copper से ज़्यादा है और mercury की aluminium and copper दोनों से ही ज़्यादा है. So this is our answer. Okay, so ये बिल्कुल आपका जो NCERT बुक है उसमें टेबल दिया हुआ था, उस पर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन था. Now the next question. Okay, so the next question is magnetic materials used for making permanent magnets P and magnets in a transformer have different properties of the following. Which property best matches for the type of magnet required? तो दो टाइप के मैग्नेट्स यहाँ पर हमें बात करनी है उसकी. एक तो है परमानेंट मैग्नेट, उसके लिए P यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा है ट्रांसफार्मर की कोर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं उसकी हमें बात करनी है यहाँ पर. सो परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं ये भी बिल्कुल आपका एनसीईआरटी में जो चैप्टर आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसमें सबसे लास्ट में एक सेक्शन दिया हुआ है परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करके, यू कैन सी इस तरह से. सो उस पर बेस्ड ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी दोनों हाई होनी चाहिए. जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करके उसको परमानेंटली मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको अपना मैग्नेटिज्म रिटेन रखना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो इसकी रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए. एंड कोअर्सिविटी, कोई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड उसके मैग्नेटाइजेशन को एलिमिनेट ना कर सके, नलीफाई ना कर सके, इसलिए कोअर्सिविटी भी क्या होनी है, ज़्यादा है. आसानी से वो डीमैग्नेटाइज ना हो, दैट इज़ वाई कोअर्सिविटी हाई होनी है. एंड जो उसका मैग्नेटाइजेशन है वो उसके अंदर ज़्यादा देर तक रहे, फॉर दैट रिटेंटिविटी शुड ऑल्सो बी हाई. सो फॉर परमानेंट मैग्नेट्स रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी बोथ शुड बी हाई. एंड टेम्पररी मैग्नेट्स के केस में क्या होता है कि वो ईजिली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, एंड जब हमें उसको मैग्नेट की तरह से इस्तेमाल करना है तब वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, एंड जब हमें उसको मैग्नेट की तरह से इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर वो आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं. ओके, सो जैसे कॉइल है, कॉइल के कोर में सॉफ्ट आयरन मटेरियल होता है, इसको अगर हम रखें तो कॉइल में जब करंट पास होगी तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जैसे हम करंट स्विच ऑफ करेंगे तो ये फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. दैट मीन्स कि ये डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है, उसने मैग्नेटाइजेशन रिटेन नहीं रखा, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर रह गया है उसको आसानी से नलीफाई किया जा सकता है. दैट मीन्स कि कोअर्सिविटी क्या है, बहुत लो है, एंड रिटेंटिविटी क्या है, वो भी बहुत लो है. वो
करंट स्विच ऑफ करने के बाद जो यहाँ पर जो कॉज है मैग्नेटाइजेशन का, उसको पुल ऑफ कर लेने के बाद उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बहुत थोड़ा सा रह जाता है और उसको भी हम आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करके। सो फॉर टेम्पररी और ट्रांसफॉर्मर्स में जो मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं उसमें रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी शुड बी बोथ शुड बी लो। ओके, सो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि टेम्पररी मैग्नेट्स के लिए लार्ज रिटेंटिविटी, नो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं परमानेंट मैग्नेट्स के लिए स्मॉल रिटेंटिविटी, नो। लार्ज कोर्सिविटी होगी, दैट इज करेक्ट, लेकिन स्मॉल रिटेंटिविटी दैट इज इनकरेक्ट। एंड थर्ड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है टेम्पररी मैग्नेट्स के लिए लार्ज रिटेंटिविटी, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ट्रांसफॉर्मर में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं उसकी रिटेंटिविटी लो होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि परमानेंट मैग्नेट्स के लिए रिटेंटिविटी लार्ज एंड कोर्सिविटी भी लार्ज होनी चाहिए। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mass density of a spherical galaxy varies as k upon r, small r, over a large distance r from its center. So हमें एक गैलेक्सी दिया हुआ है, उसका शेप स्फेरिकल है और उसकी जो डेंसिटी है वो हमें दे रखा है कि वो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इन दैट रीजन a small star is in a circular orbit of radius capital R. Then the period of revolution capital T depends on radius r as. So यहाँ पर स्फेरिकल गैलेक्सी है, उसमें एक स्टार है जो गैलेक्सी के सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी उस पर लग रहा है गैलेक्सी में के मास की वजह से। सो यहाँ पर हमें उसका जो टाइम पीरियड है, उसकी डिपेंडेंस, उसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है उसके साथ कैसी है ये बताना है। ओके, सो से इस तरह की एक स्फेरिकल गैलेक्सी है और हमें यहाँ पर एक कैपिटल आर डिस्टेंस पर एक ये स्टार है, से इसका मास स्मॉल m है और ये स्टार इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, तो इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसकी डिपेंडेंस इस r के साथ हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है डिस्टेंस r इज इक्वल टू आर। सो r इज इक्वल टू आर के बियॉन्ड जो डिस्टेंस है, दिस पार्ट जो उसके ऑर्बिट के बाहर है, शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग इस मास का कोई फोर्स उस स्टार पर नहीं लगेगा। ठीक है, शेल के अंदर जब पार्टिकल होता है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल होता है, तो उस पर शेल का नेट फोर्स 0 होता है। सिमिलरली फॉर द रीजन बियॉन्ड स्मॉल r is equal to capital R, that means this region, this will not exert any force on this star. और जो रीजन है r is equal to r से पहले तक का, इस ऑर्बिट के अंदर जो मटेरियल है गैलेक्सी का, वो स्टार पर फोर्स एक्सर्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर एंड वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑर्बिट के अंदर मास है उसको हम सपोज कर सकते हैं कि वो इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है and then this total mass can be supposed to be concentrated at the center और वही इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करके टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली कैलकुलेशन होगी कि इस ऑर्बिट के अंदर गैलेक्सी का कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना मास उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और उसी को हम सेंटर पे सपोज कर लेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट मास विद इन द ऑर्बिट ऑफ दिस स्टार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस r ले लें। ओके, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक शेल बना लें। ओके, इस तरह से use a different color. Okay, so small r डिस्टेंस पर हमने एक इस तरह की एक शेल ले लिया है। दिस इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ओके, और इस शेल की जो थिकनेस है, लेट अस से दैट इज dr. So thickness of this shell is dr. Okay, so dr, this is very small thickness. So उस thickness पर
डेंसिटी वेरी नहीं करेगी, आर के साथ वेरी कर रही है, बट थिकनेस इज वेरी स्मॉल, सो द डेंसिटी इन द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंटल शेल विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, इस शेल का वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लिकेशन करें तो शेल का हमें मास मिल जाएगा, एंड देन उसको हम सेंटर से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऑर्बिट के अंदर गैलेक्सी का कितना मास है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो मास, जो एलिमेंटल मास है शेल का यहाँ पर dm, वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया जो स्फीयर है इनटू उसकी थिकनेस, दैट विल बी वॉल्यूम। सो वॉल्यूम विल बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू थिकनेस विच इज dr। ओके, सो यहाँ पर हम रो की वैल्यू रखें, दिस इज k अपॉन r इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर dr। ओके, सो फाइनली दिस इज 4k पाई, एंड यहाँ पर बचेगा r dr। ये एलिमेंटल मास हुआ शेल का, एंड इसको हमें इंटीग्रेट करना है टू फाइंड द टोटल मास विद इन द ऑर्बिट। सो टोटल मास कैपिटल M will be integration of this 4k pi r dr from 0 to capital R। ठीक, अच्छा, अब ये 4k पाई ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इसको हम कोई एक सिंगल कांस्टेंट लिख लेते हैं, से लेट अस से कि ये अल्फा है। सो दिस इज अल्फा, एंड r का इंटीग्रेशन 0 से r के बीच में कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। सो ये हुआ टोटल मास ऑफ द मटेरियल इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ द स्टार। नाउ अब ये मास हम कहाँ पे ले सकते हैं, सारा का सारा गैलेक्सी के सेंटर पर, कैपिटल M ये है स्टार का मास, सपोज स्मॉल m है। सो जो ऑर्बिट के अंदर जो पार्ट है वो इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट विल बी g कैपिटल M स्मॉल m upon distance which is capital R square, and that will be equal to the centripetal force which is m r omega square। so small m यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और कैपिटल G और यहाँ पर कैपिटल M की हम वैल्यू रखें, दिस इज अल्फा अपॉन 2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो r स्क्वायर ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, इधर ये कुछ कांस्टेंट आ रहा, लेट अस सपोज इसको कुछ दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ठीक, और ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होल स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r अपॉन बीटा, ये आ जाएगा। सो प्रोपोर्शनैलिटी जो आ रही है टाइम पीरियड के ऑर्बिट के रेडियस के साथ, दैट इज t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो ये है टाइम पीरियड की डिपेंडेंस रेडियस पर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अभी जो आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चन, अब इसमें जो एक्चुअल पेपर था उसमें ऑप्शंस जो होंगे उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। सो आपके सामने जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 is correct. Now let's move to the next question. Okay, next question is, interference fringes are observed on a screen by illuminating two thin slits 1 meter apart. तो इस तरह से दो slits हैं, उनके बीच की जो distance है that is 1 millimeter with the light source of wavelength 632.8 nanometer. The distance between the screen and the slits is 100 centimeter. This capital D is 100 centimeter. If a bright fringe is observed on a screen at a distance of 1.27 millimeter, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर हम एक ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस y is 1.27 millimeter. ओके, ये दिया हुआ है from the central bright fringe, then path difference between the waves which are reaching this point from the slits is close to. ठीक है, तो S1 से P तक और S2 से P तक जो लाइट रेज पहुंच रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है। सो P की लोकेशन अगर हमें दी हुई है तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो ये पार्ट होता है S1 से P
और S2 से P तक ये एडिशनल पाथ है, एंड D और थीटा के टर्म में ये थीटा बहुत स्मॉल है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है अप्रॉक्सीमेटली, एंड दिस इज जस्ट 1.27 मिलीमीटर. सो यू कैन इमेजिन दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन अगर हम यूज करें, सो दिस पार्ट कैन बी रिटन एज D sin theta. This is the path difference between S2P and S1P. Okay, so the path difference can be written as D sin theta. And since ये theta small है, so sin theta को हम approximately tan theta भी लिख सकते हैं. This can be written as D tan theta of course. और tan theta यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? Perpendicular upon base. So this becomes D into y upon capital D. और स्मॉल d की जो वैल्यू है यहाँ पर दैट इज 1 मिलीमीटर. सो दिस इज 10⁻³ और y की जो वैल्यू दे रखी है दिस इज 1.27 मिलीमीटर. सो 1.27 into 10⁻³ d is 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर. सो डिवाइडेड बाय 1. सो द फाइनल आंसर इज 1.27 into 10⁻⁻6 मीटर. ठीक, और इसी को हम लिख सकते हैं 1.27 माइक्रोमीटर. दिस इज द पाथ डिफरेंस, एंड ऑफ कोर्स ये अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा बिकॉज हमने यहाँ पर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाया है. सो फ्रॉम द ऑप्शंस the option number 1 is correct. This is the path difference. Now to the next question. Okay, so the next question is shown in figure is a rigid and uniform 1 meter long rod AB. So this is a rod AB, इसकी लेंथ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर है और मास स्मॉल m है. Held in horizontal position by 2 strings tied to its ends and attached to the ceiling. The rod is of mass small m and has another weight of mass 2m hung at a distance of 75 centimeter from end A. So end A से 75 मीटर की डिस्टेंस पर एक एडिशनल 2m मास हमने हैंग कर रखा है. The tension in the string at end A. So इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो हमें कैलकुलेट करना है. Now रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो रॉड जो है वो टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है. तो अगर इसमें हम फोर्सेस दिखाएं तो यहाँ पर एक टेंशन है, इसको हम लिख सकते हैं TA. यहाँ पर दूसरा टेंशन है, इसको हम लिखेंगे TB. और रॉड का अपना जो वेट है वो यहाँ पर एक्ट करेगा, दैट इज mg. और यहाँ पर जो एडिशनल मास है उसका वेट 2mg हो जाएगा. सो फ्रॉम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे? TA प्लस TB इज इक्वल टू mg प्लस 2mg, दैट इज 3mg. सो TB प्लस TA इज इक्वल टू 3mg फ्रॉम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. एंड देन फ्रॉम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम किसी भी पॉइंट के अबाउट करा सकते हैं. सो लेट अस टेक कैलकुलेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द रॉड एंड टोटल टॉर्क हैज टू बी 0. नाउ अब यहाँ पर सेंटर के अबाउट जब टॉर्क लेंगे तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, ये उसी पॉइंट से पास हो रहा है. इसका टॉर्क जो होगा सो R क्रॉस F ये अंदर की तरफ होगा, एंड सिमिलरली इसका टॉर्क जो होगा 2m का, ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, R क्रॉस F ये भी अंदर की तरफ होगा. सो इसका और इसका टॉर्क अंदर की तरफ है और इसका टॉर्क जो होगा ये है R क्रॉस F ये बाहर की तरफ है. सो इन दोनों का टॉर्क इसके इक्वल हो जाएगा. सो इसका टॉर्क हम कैसे लिखेंगे? 50 इंटू TA और इसका टॉर्क जो हो जाएगा दैट विल बी 25 इंटू 2mg प्लस 25 इंटू 2mg इज इक्वल टू इसका टॉर्क टेंशन, इस TB टेंशन का, दैट विल बी 50 इंटू TB. सो दिस इज इक्वल टू 50 इंटू TB. नाउ 50 एंड ये भी 50 है, ये 50 कैंसिल हो गया एंड TA हम इस तरफ लेकर आए. सो TA माइनस TB इज इक्वल टू दिस mg. This is our question number 2. Now from 1 and 2 it is very easy to find TA and TB. दोनों को अगर हम ऐड कर दें so TB कैंसिल हो जाएगा. So TA 2 times of TA of course is equal to 4mg and then TA will be equal to 2mg. This is our answer. So and A पर जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन की वैल्यू 2mg है. I think
सॉरी, एक यहाँ पर ये इक्वेशन हमने गलत कर दिया। सेकेंड इक्वेशन जो हमने बनाया था, टी ए को हम राइट साइड में ले जाएंगे, सो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो इट विल बी टी बी माइनस टी ए, सॉरी फॉर दैट। सो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू एम जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, सो अब ऐड करने से बेटर होगा, हमें टी ए चाहिए, सो हम सब्ट्रैक्ट कर लें यहाँ पर। सो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, एंड दिस विल बी माइनस। ओके, सो टी ए प्लस टी ए ये कैंसिल हो गया, दैट इज 2ta इज इक्वल टू 3mg माइनस mg इज 2mg। सो ta इज इक्वल टू mg। ये हुआ फाइनल आंसर। सो एंड ए पर जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन की वैल्यू mg है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिया हुआ है, a bead of mass small m stays at point P A B। okay? so ये एक पैराबोलिक शेप है और उसमें यहाँ पर एक बीड, ये पैराबोला जो है सपोज एक वायर है, इस तरह का पैराबोलिक शेप है, और उस वायर में यहाँ पर एक बीड स्टे कर रही है, और इस पॉइंट का ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए और बी दिया हुआ है। ऑन अ वायर बेंट इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। सो दिस इज अ वायर, और इस वायर का जो इक्वेशन है वो हमें दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4cx स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है, एंड रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो दिस वायर इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। नाउ सो उसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ वायर है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बीड यहाँ पर स्टे करेगी। ओके, तो अब इस पे हम फोर्सेस बैलेंस कराएंगे, एंड देन हमें यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर इस कोऑर्डिनेट पर ये बीट स्टे कर रही है तो किस एंगुलर स्पीड से ये पैराबोलिक वायर रोटेट कर रहा है। ओके, सो इस बीट के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो हो जाएगा इसका वेट नीचे की तरफ mg, और यहाँ से मिलेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, एंड बाकी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना दिखा के सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाएंगे, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, से एक टेंजेंट यहाँ से हम पास कराएं। दिस इज द टेंजेंट पासिंग थ्रू द बीड ऑन द पैराबोला, एंड से ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर जो नॉर्मल का एंगल आएगा दिस, ये भी थीटा होगा। ओके, वी कैन शो इफ दिस इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो नॉर्मल जो एक्ट कर रहा है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है, और थीटा क्या है, जो यहाँ एंगल है वही टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल भी है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं कि जो नॉर्मल है उसका एक कंपोनेंट इस तरफ, दिस विल बी स्मॉलर, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा n cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी n sin थीटा। सो n sin थीटा इज टुवर्ड्स द सेंटर, जिस सर्कल में ये बीड मूव कर रही है। सो बीड जो है वो कुछ इस तरह से सर्कल में मूव कर रही है, तो दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर, और यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो हम लिख सकते हैं n sin थीटा इज इक्वल टू m r रेडियस, जो सर्कल की रेडियस है वो हम देख सकते हैं, ये जो सर्कल की रेडियस है दैट इज नथिंग बट द x कोऑर्डिनेट। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर, r की जगह हो जाएगा a, एंड ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, एंड n cos थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय mg। n cos थीटा इज इक्वल टू mg, अगर हम दोनों को डिवाइड करें सो ये हमें मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ठीक, नाउ tan थीटा ये थीटा है, बट tan थीटा को हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो पैराबोला का स्लोप है दैट इज ऑल्सो tan थीटा। ओके, पैराबोला का इक्वेशन अगर हमें इस तरह से दिया हुआ है तो हम इसका स्लोप पता कर सकते हैं। इफ y इज इक्वल टू दिस देन tan थीटा at x is equal to a will be nothing but dy over dx at x is equal to a, ये हो जाएगा। ओके, सो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy over dx
dy over dx will be equal to 8cx ये हो जाएगा, एंड dy over dx की वैल्यू x इज इक्वल टू a पर क्या हो जाएगी 8ca ये हो जाएगी. सो tan थीटा की जगह हम सिंपली रख सकते हैं 8ca. सो यहाँ से फर्दर ये हो जाएगा 8ca इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर अपॉन g. सो a दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया, एंड ओमेगा की वैल्यू जो आ रही है दैट इज अंडर रूट 8cg. इस तरह से आ रही है, यहाँ से एक 2 हम बाहर कर लें, सो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2c इंटू जी. सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पैराबोलिक वायर. सो ये हमारा आंसर हुआ, एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा. ओके, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a plane electromagnetic wave has frequency of 2 into 10 raised to the power 10 hertz. So EM wave दी हुई है और उसकी frequency दिया हुआ है 2 into 10 raised to the power 10 hertz. ये frequency दे रखा है, and its energy density is 1.02 into 10 raised to the power minus 8 joule per meter cube. So अब यहाँ पर ये average energy density होगी, और इसकी वैल्यू दे रखा है 1.02 into 10 raised to the power minus 8 joule per meter cube. ये दे रखा है. Okay, so the amplitude of the magnetic field of the wave is close to. So यहाँ से ये जो informations दे रखी हैं, यहाँ से हमें जो magnetic field है EM wave में उसका amplitude कितना है ये हमें calculate करना है. Okay, so अब हम यहाँ पर जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव, वो हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, एंड इसी को हम हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर दोनों तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, हाफ जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है ईच फील्ड की वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर 1/4 बी नॉट अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर होती है. सो अगर हम टोटल करेंगे, अच्छा एक चीज़ और ये है कि हम इस रिलेशन को यूज़ करके c इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इसको यूज़ करके ये शो कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल है. ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है और ये वाला इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग दिस रिलेशन. Okay, so this is total energy density of the EM wave, and ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है. So हमें यहाँ पर B नॉट कैलकुलेट करना है, तो इस एक्सप्रेशन से हम B नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं. So B नॉट, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, B नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2u म्यू नॉट, ये हो जाएगा. So अंडर रूट 2 म्यू नॉट and the average energy density. Okay, now you can put the values 2, and this is 4 pi into 10 raised to the power minus 7, and u की वैल्यू हमें दे रखा है 1.02 into 10 raised to the power minus 8. Okay, and इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करें, so ये सारी वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली, इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें, सो दिस कम्स आउट टू बी 256 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 16 ये हो जाएगा. सो ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट नहीं है. सो नाउ 256 16 स्क्वायर, सो दिस इज 16, एंड ये हो जाएगा माइनस 8. ये हमने बी नॉट कैलकुलेट किया है. ओके, सो दिस बी नॉट, सो दिस इज टेस्ला, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर एक इधर ज़ीरो बढ़ा दें तो ये -9 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 160 नैनो टेस्ला. दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द EM वेव. सो ये हुआ हमारा आंसर, एंड क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन अ रिएक्टर 2 kg of uranium 92-235 is fully used up in 30 days. The energy released per fission is 200 mega electron volt. Given that the, अब उसमें आगे informations दे रखी हैं, हमें कैलकुलेट करना है the power output of the reactor is close to. So approximately कैलकुलेट करेंगे. Okay, so power output, किसी भी रिएक्टर का power output क्या होगा? Power output will be equal to total energy produced upon time taken to produce that amount.
ओके, सो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल एनर्जी कितनी 2 किलोग्राम यूरेनियम है उसका फिशन होगा, सो वहाँ से टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एंड 30 डेज में ये टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है, सो वी कैन कैलकुलेट द पावर। ओके, सो दैट पावर विल बी नाउ यहाँ पर हमें एनर्जी दिया हुआ है पर फिशन, एक एटम यूरेनियम एक न्यूक्लियस जो है उसका फिशन हो रहा है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। सो यहाँ पर हमें ये पता करना है कि कितने यूरेनियम एटम्स हैं, कितने यूरेनियम न्यूक्लियस हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो 2 kg, टोटल अमाउंट इज 2 kg, दैट इज 2000 ग्राम divided by its mass number, that is 253. so ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स, एंड इसको हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, सो अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 6 ही ले लेते हैं, 6 into 10 raised to the power 23. so number of moles into Avogadro number is total number of uranium nuclei. ओके, ये हो गया, एंड इतने न्यूक्लियस हैं और हर एक न्यूक्लियस से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दिस वुड बिकम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट 200 और पावर 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power -19. तो ये है जूल में एनर्जी, सो इतनी एनर्जी पर फिशन जूल में रिलीज हो रही है, एंड डिवाइडेड बाय द टाइम which is 30 days और 24 hours in a day, हमें इसको SI में करना है, and 60 minutes in an hour and 60 seconds in a minute. so second में 30 days जो है ये पूरा टाइम हो जाएगा, एंड अब इसके आगे ये कैलकुलेशन है, इसको अगर आप कैलकुलेट करें so this comes out to be 6.304 into 10 raised to the power 7, or you can write 63.04 into 10 raised to the power 6, that would become megawatt. Okay, and option में जो values दे रखी हैं, these are 125, 60, 35 and 54, so जो close to the answer होगा that will be 60 megawatt. so ये हुआ, which is option number 2. Okay, so the next question, a cylindrical vessel containing a liquid is rotated about its axis so that the liquid rises at its sides as shown. so एक ये इस तरह का कंटेनर है, बॉटल शेप भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकता है, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं, सो रोटेशन की वजह से जो साइड्स है कंटेनर की उस पर लिक्विड कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ जा रहा है, ये दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द वेसल इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, एंड एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन इज ओमेगा, सो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ओमेगा ही दे रखा है, रेडियन पर सेकेंड। द डिफरेंस इन द हाइट h इन सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ वेसल एंड एट द साइड। ठीक है, सो यहाँ पर लिक्विड जो है और यहाँ पर जो राइज कर गया है, इन दोनों के लेवल में डिफरेंस जो है ये h, ये हमें कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम मैकेनिक्स का जो लॉज ऑफ मोशन है उसी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक पार्टिकल इमेजिन कर सकते हैं, उसी लिक्विड पर लिक्विड का ही एक पार्ट इमेजिन कर सकते हैं। ओके, सो से यहाँ पर एक पार्टिकल हम इमेजिन कर रहे हैं, स्मॉल मास ले सकते हैं, dm उसका मास ले सकते हैं, तो उस पर जो फोर्सेस काम करेंगे वो इधर हो जाएगा, से इसका मास हम dm ले रहे हैं, सो ये हो जाएगा dm इंटू mg, और यहाँ पर इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल सर्कल में चल रहा है। ओके, ये पार्टिकल जो है, जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, फ्री सरफेस उस पर इधर उधर नहीं मूव कर रहा है। अगर ये एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो ये पार्टिकल इसी हाइट पर स्टे करेगा एंड सर्कल में मूव करेगा, सो इट इज़ नॉट मूविंग टेंजेंशियली टू द शेप ऑफ द फ्री सरफेस। ओके, सो इसको हम शेप को, ये कंटेनर है उसका क्रॉस सेक्शन अगर लें, उसको कट कर लें तो ये 2D प्रोजेक्शन इस तरह का दिखाई देगा, से पैराबोलिक और वट एवर जो भी शेप होगा। सो ये इस पर जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियली नहीं है फ्री सरफेस के, दैट मीन्स यहाँ से जो नेट फोर्स लगेगा लिक्विड की वजह से, जो उस पर नॉर्मल रिएक्शन काइंड ऑफ फोर्स जो होगा वो इस तरह से होगा। ओके,
एंड से यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें। ये जो लाइन है इसको हम ले सकते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई है। देन यहाँ पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें इस तरह से, और ये टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। सो अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसी मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एंगल अगर थीटा है, सो नॉर्मल रिएक्शन का जो एंगल आएगा वर्टिकल से, दैट विल आल्सो बी थीटा। सो नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो हो जाएगा n cos थीटा, और इस तरफ जो आएगा वो हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है, एंड इस डिस्टेंस को जो पार्टिकल हम ले रहे हैं उसका जो सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस हम ले सकते हैं कि वो x है। ओके, सो यहाँ और इस सर्कल की, इस पॉइंट की जो हाइट है वो y है, और सेंटर से डिस्टेंस उसकी या एक्सिस से डिस्टेंस उसकी x हो जाएगी। ओके, सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, n cos थीटा विल बी इक्वल टू द वेट, या फिर हम पहले इसको लिख लेते हैं n sin थीटा। अब ये पार्ट सर्कल में मूव कर रहा है, सो n sin थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दिस इज dm, एंड r इसके लिए हो जाएगा ये x इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड n cos थीटा विल बी इक्वल टू dm इंटू g। नाउ इन दोनों को डिवाइड करें हम, सो वी फाइंड tan थीटा इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर ओवर g, ये आ जाएगा। एंड अगेन ये 2D प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं इसका, सो tan थीटा ये एंगल है जो टेंजेंट x एक्सिस से बना रही है, सो tan थीटा विल बी नथिंग बट द स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx, दैट इज इक्वल टू x इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। नाउ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन g इंटू x dx, ये हो जाएगा। ओके, सो ये डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन आ गया है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया, सो इसको हम इंटीग्रेट करके एक जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x। ये हाइट हम ले रहे हैं, तो उस हाइट के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी होगी एक्सिस से, तो एक हमें रिलेशन मिल जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो शेप बन रहा है उसका इक्वेशन मिल जाएगा, उस कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सो 0 टू y इसको ले लेंगे, और इसको 0 टू x ले लेंगे, दिस इज y, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, एंड x वुड बिकम x स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सो y एज अ फंक्शन ऑफ x comes out to be ओमेगा स्क्वायर x अपॉन 2g, ये आ जाएगा। ठीक है, सो y की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो x की वैल्यू मिल जाएगी, या x की वैल्यू पुट कर दें तो y की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमें y की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू h, और x की वैल्यू उस टाइम पर क्या है, रेडियस ऑफ द वेसल है। सो y की जगह पर अगर हम h पुट करेंगे, सो दिस वुड बिकम ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2g, एंड सॉरी आई थिंक मिस्टेक हो गई, एक x स्क्वायर अपॉन 2 है, so this is omega square x square upon 2g। okay, so this is r square। now r की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर में ही h की वैल्यू निकालना है, सो कन्वर्ट नहीं करेंगे, दिस इज 25 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, सो ये आ जाएगी वो हाइट जिस हाइट तक वॉल पर लिक्विड ऊपर राइज कर जा रहा है। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग द सूटेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 25 omega square upon 2g। Okay, next question is a uniform cylinder of mass capital M and radius capital R is to be pulled over a step of height small a which is less than R। तो एक ये सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, इसको रोल करा के इस स्टेप पर ऊपर चढ़ाना है, और इस स्टेप की हाइट जो दे रखी है वो a है which is less than the radius of the cylinder। ओके, एंड देन आगे क्या कह रहे हैं, बाय अप्लाइंग अ फोर्स कैपिटल F। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि फोर्स कैसे अप्लाई किया जाएगा सिलेंडर पर। बाय अप्लाइंग अ फोर्स कैपिटल F एट इट्स सेंटर O परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ऑन द एज ऑफ द स्टेप। ठीक है, तो एक प्लेन इस तरह का लेना है जो उसके एक्सिस से पास हो और एज से पास हो। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा प्लेन, इस तरह का एक प्लेन है
passing through the axis and also through the edge of the step. इस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स हमें लगाना है. सो जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे लगेगा फोर्स, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कोर्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. इस तरह से ये फोर्स हमें लगाना है यहाँ पर. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड इज टू रोल ओवर द सिलेंडर ओवर द स्टेप. ठीक है, टू रोल द सिलेंडर ओवर द स्टेप, ये हमें यहाँ पर निकालना है. सो एफ की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि ये सिलेंडर ऊपर रोल करके स्टेप पर चढ़ जाए. ओके, अब उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको रोल कराना है. तो इस एफ का जो टॉर्क होना चाहिए वो बाकी जितने फोर्सेस हैं उन सब के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए, जो उसको रोल करने से रोक रहे होंगे उससे ज़्यादा होना चाहिए. सो अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर टॉर्क इस एज के अबाउट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एक तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन पास होगा उसका टॉर्क 0 हो जाएगा. दूसरी चीज़, जब ये जैसे स्टेप ये रोल करके ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, यहाँ से कांटेक्ट छूट जाएगा, तो यहाँ पर हम कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखाएंगे. एंड इसका जो वेट है वो इस तरह से ये एक्ट करेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये पूरी डिस्टेंस रेडियस हो गई, दिस इज ऑल्सो रेडियस. सो यहाँ पर हमें जो टॉर्क मिलेगा वो दो फोर्सेस का होगा, एक f का और दूसरा mg का टॉर्क होगा. अब mg का जो टॉर्क होगा वो हम देख सकते हैं r क्रॉस mg. ठीक है, तो वो जो टॉर्क है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है. ओके, और जो f का टॉर्क है r क्रॉस f, वो उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा, ऊपर चढ़ा रहा है. तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, टॉर्क का जो फोर्स का जो टॉर्क होना चाहिए वो mg के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए. और लिमिटिंग केस में मिनिमम हमें निकालना है, तो हम क्या ले लेंगे कि फोर्स का जो टॉर्क है इन द लिमिटिंग केस दैट इज इक्वल टू द टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ द सिलेंडर. ओके, नाउ फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, दिस इज वेरी सिंपल. ये है रेडियस r और उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है. सो दिस बिकम्स सिंपली r इंटू एफ दैट इज इक्वल टू mg का टॉर्क. ओके, अब mg का टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अबाउट हम निकाल रहे हैं. और यहाँ से mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये हो जाएगा हमारा r परपेंडिकुलर. सो r परपेंडिकुलर इंटू फोर्स इज टॉर्क. अब इस r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी वो देख लेते हैं. ये है इस ट्राइंगल को हम अलग से बना लेते हैं. यहाँ पर ये है रेडियस. ठीक, इतना पार्ट है a और ये पूरा पार्ट है r. तो दिस पार्ट इज सिंपली r माइनस a. देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दिस साइड जो r परपेंडिकुलर हमारी है दैट वुड बिकम r स्क्वायर माइनस r माइनस a होल स्क्वायर. ये हो जाएगा. सो ये हमारा r परपेंडिकुलर हुआ. दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए, mg इंटू r स्क्वायर माइनस r माइनस a होल स्क्वायर. ये हो जाएगा. सो अब हम यहाँ से अगर हम इस r को बाहर लें तो ये बाहर आके r हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा. सो हमें मिलेगा f इज इक्वल टू mg. ये r कैंसिल हो गया. इसका रूट में बचेगा हमारे पास 1 माइनस, यहाँ से हमने कॉमन कर लिया, सो दिस बिकम्स 1 माइनस a अपॉन r होल स्क्वायर. एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो दिस बिकम्स mg एंड 1 माइनस r माइनस a अपॉन r होल स्क्वायर. सो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, mg अंडर रूट 1 माइनस r माइनस a अपॉन r होल स्क्वायर. ये हुआ हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a gas mixture consists of 3 moles of oxygen. सो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मोल्स दिया हुआ है एंड 5 मोल्स ऑफ आर्गन. ओके, सो आर्गन का 5 मोल है. एट टेम्परेचर कैपिटल T, assuming the gases to be ideal and oxygen bond to be rigid, the total internal energy of the mixture is. तो ये आर्गन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है. आर्गन मोनोटॉमिक है. मोनोटॉमिक गैसेस जो होती हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है. और ये डायटॉमिक है, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज रिजिड. दैट मीन्स एटम्स जो होंगे वो वाइब्रेट नहीं करेंगे. सो वाइब्रेशन हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है.
इन दैट केस डायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। तो इसके लिए डिग्री फ्रीडम हो गई 5 और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। देन internal energy of any gas at temperature T is equal to F by 2 nRT। ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ मोल एंड R इंटू टी। सो हमारा जो मिक्सचर है उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन के लिए F कितना हुआ 5/2, नंबर ऑफ मोल्स इज 3 इंटू RT प्लस आर्गन के लिए degree of freedom 3, so this is 3/2 and number of mole is 5 into RT. Okay, so finally this is 15/2 and 15/2, that is just 15 RT. Okay, so total internal energy of the given mixture is 15 RT and हमें RT के मल्टीपल में क्वेश्चन बताना था। RT का जो मल्टीपल है यही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन जो आंसर होगा वो 15 है एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो ये इस पार्ट में यहाँ तक ही हम कर लेते हैं एंड बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड होप टू सी यू अगेन वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।